बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस। स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, ड्रग यूज़ इन डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 और टाइप 2। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया अबाउट द 4 टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस और मेन जो फोकस है हमारा वो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1। आज का जो लेक्चर है, आज का जो पार्ट है, हम मोस्टली डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 की ट्रीटमेंट, जिसमें मेन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। आप रिप्लेस करते हैं इंडोजीनियस डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन को एक्सोजीनियस इंसुलिन के साथ। आज के इस पार्ट में हम एक्सोजीनियस या सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इंसुलिन को डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर दिस लेक्चर, this part of lecture, you must be able to describe the treatment of diabetes mellitus and classify insulin। जो exogenous insulins है इनको हम classify करेंगे। Second, enlist the clinical uses and complication of insulin। क्या consequences हैं exogenously insulin लेने के साथ। Start करेंगे with treatment of diabetes mellitus। Basically we have डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। हम मेन फोकस डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 और टाइप 2 पे करेंगे। अगर आपको याद हो कि टाइप 1 में सिंगल वन चॉइस हमारे पास रह जाती है क्योंकि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंडोजीनियस इंसुलिन की, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, फॉर एग्जांपल सिंथेटिक इंसुलिन को। बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट बी एबल टू डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट है और आपका लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी है। आप अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं स्ट्रेस नहीं लेना, एंजाइटी में नहीं है, और इस तरह के जो एक्टिविटी है, सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पेशेंट को इसके जो डायबिटिक फैक्टर्स हैं उनको इन्हेंस करते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, एक्टिविटी को इन्हेंस करना है, और जो कोमॉर्बिड डिजीज़ हैं जिसकी वजह से मे बी आप देखें जो भी इलनेस होती है बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करती है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में होती है तो मेन स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली इन्हेंस करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई करते हैं। और बेसिकली जब आप देखें नॉर्मल इंडिविजुअल या नॉर्मल जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर कोई कोमॉर्बिड डिजीज़, कोई इन्फेक्शन है कंटिन्यूसली अगर पेशेंट को रहता है तो उसकी वजह से ये जो ग्लूकोज का कंट्रोल है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं परफॉर्म the routine blood test, for example fasting sugar और postprandial sugar level। हम पेशेंट को कहते हैं कि अपना ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करवाएं। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट क्या है? बेसिकली ज़्यादा देर तक बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिया रहे तो मोस्टली प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाते हैं, वहाँ जाके ग्लूकोज जाके एडहेज करती है, चिपक जाती है और वहाँ रहती है। अब देखना ये है कि डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं उसमें एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है रेड ब्लड सेल का। वहाँ के वैलिन एक अमीनो एसिड है जहाँ वैलिन के साथ अटैच होता है ग्लूकोज, और वो उस अमीनो एसिड को ग्लाइकोसाइलेटेड बनाती है। और आपको पता है कि ग्लूकोज, ये जो रेड ब्लड सेल है इसका लाइफ स्पैन 3 मंथ है, तो हमें इसी तरह ये जो ग्लूकोज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1C लास्ट 3 मंथ का ग्लूकोज लेवल, आपका जो ग्लूकोज कंट्रोल है, जो डायबिटिक कंट्रोल, वो आपको पोर्ट्रेट करता है, बताता है। मोस्टली लेस देन 6.5 इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर 6.5 से 7 तक जाता है तो फिर आपका कंट्रोल, डायबिटिक कंट्रोल थोड़ा लूज़ हो जाता है। तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि हर 3 to 6 मंथ के बाद आप ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1C या फास्टिंग और रैंडम शुगर टेस्ट कंटिन्यूसली करें, और अपना टोटल कंट्रोल है वो
बेहतर बनाएं डायबिटीज़ मेलाइटिस का। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसके साथ आप कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, इंसुलिन और नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 और टाइप 2। स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग, क्योंकि इस लेक्चर में, इस पार्ट में हम इंसुलिन को डिटेल्स के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो फिर सिर्फ मैं आपको मेन ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन हैं जो ओरल या इंजेक्टेबल नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं, जिसमें मेन ग्रुप इंसुलिन सिक्रीटोगॉग्स हैं। वो ओल्डर ड्रग, पुरानी ड्रग है लेकिन आजकल भी यूज़ होती है और मोस्टली पेशेंट ले रहा है, आजकल एडवाइस हो रही है। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं, अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स हैं और न्यूर ड्रग्स हैं, इंक्रीटिन लाइक ड्रग्स हैं। हम इनको जब थर्ड और फोर्थ पार्ट में लेक्चर के एंटी डायबिटिक नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम डिटेल इंसुलिन के साथ आपके साथ डिस्कशन होगी। So basically we have different type sources and species of insulin. मेन जो इंसुलिन स्पीशी या सोर्स है वो हीम्यूलिन इंसुलिन है। हीम्यूलिन इंसुलिन आइडेंटिकल वही इंसुलिन है जो ह्यूमन बॉडी में बनती है। अब उन्हीं मॉलिक्यूल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, रीप्रोड्यूस करते हैं थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यही मॉलिक्यूल हम इंसर्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एशेरिया कोलाई में, और फिर बाद में फर्मेंटेशन होती है, बड़े बड़े कंटेनर्स में इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। बाद में ये जीन को एक्सट्रैक्ट करके बड़े बड़े कंटेनर्स में आप ड्राइव करते हैं ह्यूमन इंसुलिन को। Its structure basically absolutely identical to that of the natural human molecule. This reduces the possibility of complication resulting from the hypersensitivity reaction like antibodies production by modification of certain amino acids in human insulin, along with the different pharmacokinetic property have been प्रोड्यूस। अब आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन है और इन्हीं अमाइनो एसिड्स की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसकी सीक्वेंस को चेंज किया अमाइनो एसिड्स की, तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक को आपने चेंज किया। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में आपको बताया था कि नेचुरल जो रिलीज़ है इंसुलिन की वो बेजल फॉर्म में है और स्पाइक बनाती है पोस्टपारेंट्रल। इसी तरह हम जब एक्सोजेनियसली इंसुलिन डिस्कवर करते हैं या बनाते हैं, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन अमाइनो एसिड्स की करके इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक को इम्प्रूव करती हैं। कुछ एक्टिवेशन से ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन इंक्रीज़ करता है, वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स होती हैं लेकिन ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड होता है। कुछ की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग होता है और आपका बेजल जो टाइम है, जो बेजल लेवल है इंसुलिन का, वो फुलफ़िल करता है क्राइटेरिया। हम आगे जाके डिटेल के साथ इनकी क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक जो सोर्स है वो हीम्यून इंसुलिन है, वही आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है जो बॉडी के अंदर होता है। कुछ प्योरीफाइड बोवाइन होते हैं, कैटल से हम डिराइव करते हैं कुछ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, मीन से 3 अमाइनो एसिड फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन। प्योरीफाइड पोर्काइन है जो पोर्क से डिराइव करते हैं। बेसिकली ये जो पोर्क का और कैटल की इंसुलिन है बहुत पहले ये यूज़ की जाती थी, आजकल मोस्टली हम ह्यूमन इंसुलिन पे हैं और ह्यूमन इंसुलिन ही यूज़ करते हैं क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन आइडेंटिकल है हमारे बॉडी के लिहाज से। इसका इतना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या जो एडवर्स इफ़ेक्ट पोर्काइन या पोर्क या कैटल या बोवाइन इंसुलिन से है वो नहीं होते। कुछ एडवांटेजेस थे जिसके थ्रू हम इनिशियली बोवाइन और जो कैटल से हम अमूमन पाकिस्तान में तो पोर्क क्योंकि मुस्लिम कंट्री है इंपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन हमारे पास कैटल जिसमें बफलो या काऊ की इंसुलिन आती थी उसको हमने रिप्लेस किया कुछ एडवांटेजेस की वजह से ओवर ह्यूमन इंसुलिन का। और ये कुछ एडवांटेजेस हैं, ये आप बाद में डिटेल में करेंगे।
ओके जी, स्टार्ट करते क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन्स। स्टूडेंट, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन according to their onset of action and duration of action, onset of action and prolongation of its action. So we can divide into rapid short acting insulin जिसमें इंसुलिन लिस्प्रो, एस्पर्टेट और ग्लूलिसिन है। कुछ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है नोन एज रेगुलर या सोल्यूबल इंसुलिन, क्रिस्टलाइन जिंक इम्यूलिन। थर्ड फॉर्म इंटरमीडिएट इंसुलिन नोन एज NPH, न्यूट्रल, प्रोटामीन, हैचटोन और आइसोफेन इम्यूलिन। फिर अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन ग्लर्जिन, इंसुलिन डेटमीर और अल्ट्रा लेंट इंसुलिन। So we can divide insulin according to their onset of action and prolongation of its duration of action. तो rapid acting, short acting, intermediate acting and long acting insulins. और हमने ये इंसुलिन की डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ नॉर्मल जो नेचुरल रिलीज़ है इंसुलिन उसके बिल्कुल आइडेंटिकल अपने पेशेंट को रखना है कि आपका बेटर कंट्रोल हो हाइपरग्लाइसेमिया पे और आपका जो हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट आते हैं, जो एडवर्स इफ़ेक्ट, वो मिनिमाइज़ किए जा सकें। कुछ प्री मिक्स्ड इंसुलिन है प्रिपरेशन जिसमें शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग विथ लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की कम्बिनेशन के साथ है। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट एक्टिंग NPH विथ रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग 70-30, 70% इज़ NPH, 30% इज़ रेगुलर और समटाइम 50-50% डिपेंड करता है कि पेशेंट में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है या पोस्ट पारेंड्रियल, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को एडवाइस की जाती है। कुछ प्रिपरेशन में न्यूट्रल प्रोटामीन लिस्प्रो के साथ आप वेरी रैपिड एक्टिंग लिस्प्रो यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट कम्बिनेशन है इंसुलिन की। आप देखें इंसुलिन पेन में अवेलेबल है, ऑलरेडी प्री फॉर्म पेन है 70-30, 75-25 या 50-50 प्री मिक्स्ड इंसुलिन जो अवेलेबल है मार्केट में और ईज़ है पेशेंट के लिए यूज़ करना। एक ही निडल, एक ही प्रिक से आप दोनों इंसुलिन को इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। स्टूडेंट, आपको पता है वी आर यूजिंग यूनिट्स इन इंसुलिन और हम इसको मिलीग्राम में एडवाइस नहीं करते। बेसिकली डोज एंड कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस इन यूनिट एंड 28 यूनिट इन 1 मिलीग्राम। अगर आपने 28 यूनिट पेशेंट को एडवाइस किए हैं तो वो इंसुलिन 1 मिलीग्राम है। ऑल कमर्शियल प्रिपरेशन कंटेन 100 यूनिट पर ml, जितने पेन अवेलेबल हैं या आपकी कॉइल अवेलेबल है। कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्योंकि आप क्वांटिटी इंसुलिन की इन्हेंस करते हैं तो 500 यूनिट पर ml ऑफ सोल्यूशन सॉल्युबल इंसुलिन है। रेजिस्टेंस केसेस के लिए कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ इंसुलिन भी अवेलेबल है और मोस्टली हम इनको एडवाइस करते हैं यूनिट फॉर्म और 28 यूनिट प्रेजेंट होते हैं 1 मिलीग्राम में। So we have different type of insulin. Insulin rapid acting, regular acting, intermediate acting and long acting. अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। मैंने स्टार्ट किया है रेगुलर सोल्यूबल इंसुलिन से, ना कि रैपिड एक्टिंग, क्योंकि रेगुलर एक्टिंग को हम पहले डिस्कस करेंगे तो आपको रैपिड एक्टिंग जो इससे पहले जल्दी अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको हम बाद में जानेंगे। रेगुलर एक्टिंग क्या है या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ये रैपिड एक्टिंग नहीं है, शॉर्ट एक्टिंग है, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। सो रेगुलर इंसुलिन आल्सो नोन एज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स, क्लियर सोल्यूशन है, नेचुरल pH है, contain a small amount of zinc present in this regular insulin. Onset of action is very fast, 30 minutes and peak 2 to 3 hours. Usually given subcutaneous injection 30 to 45 minutes before meal. इसका onset of action आधे घंटे से पौना घंटा 45 मिनट तक होता है onset of action
आपने सुना होगा कि पेशेंट कहते हैं कि मैं इंसुलिन लगा ली है, मुझे आधे घंटे पौने घंटे तक खाना चाहिए। सम टाइम इंसुलिन लगा लेते हैं, लेकिन इंसुलिन का जब खाना नहीं मिलता तो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चले जाते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है विद द यूज़ ऑफ रेगुलर इंसुलिन कि इंसुलिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन डिले है। आफ्टर 30 to 45 मिनट्स वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज। क्यों, क्या वजह है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपने देखा जब ये रेगुलर इंसुलिन जो फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है, ये जब आप इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जिसका, ये फ़ौरन हेक्सामेयर एज ए हेक्सामेयर कंसंट्रेट होती है आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में। हेक्सामेयर फर्स्ट कन्वर्ट होते हैं, इनकी डाइल्यूशन होती है डाइमेयर्स में, डाइमेयर फिर मोनोमेयर और मोनोमेयर फिर एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, प्लाज्मा सर्कुलेशन में। और इसी जो स्टेप्स हैं इसको कंटिन्यू होने में और नॉर्मल एब्जॉर्प्शन में इनको आधा से पौना 30 to 45 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसलिए ये जो एज़ कम्पेयर टू रैपिड एक्टिंग, ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 30 to 45 मिनट्स डिले है बिफोर मील, एज इट टेंड टू एग्रीगेट into hexamere and form hexamere. Absorption occur only after dilution with interstitial fluid and conversion to monomer. और जब ये मोनोमेयर में कन्वर्ट होते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है और ये अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन, अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं। इसको 30 to 45 मिनट्स लगते हैं। Duration of action about 5 to 8 hours after subcutaneous injection. It is insulin that give intravenous in diabetic ketoacidosis. ग्लाइसेमिया की जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, जो सिंगल वन इंसुलिन जब हम इंट्रावेनस पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो रेगुलर इंसुलिन है। कीप इन माइंड, हम इंटरमीडिएट एनपीएच को या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेड नहीं करते, हम रेगुलर इंसुलिन या वाहिद इंसुलिन है जिसको हम इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। एंड व्हेन द इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड इज चेंजिंग रैपिडली, हम इसको इंट्रावेनस या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, या अब ज़रूरत पड़ती है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की या सर्जिकल कोई प्रोसीजर किया है, हाइपरग्लाइसेमिया को कंट्रोल करना है, आप इंट्रावेनसली दे सकते हैं। इन लेबर एक्यूट इन्फेक्शन में अगर हाइपरग्लाइसेमिक शॉक में है पेशेंट, आप उसको इंट्रावेनस रेगुलर इंसुलिन एडवाइस कर सकते हो। और ये वाहिद इंसुलिन है जो आप इंट्रावेनस दे सकते हो। ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ पीक एक्शन इंक्रीज विद द साइज ऑफ डोज। इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी प्रोलॉन्ग होता है और पीक इसका एक्शन भी इंक्रीज़ होता है। ये इसकी क्वालिटी है रेगुलर इंसुलिन की। इट कैन बी यूज्ड इन इन्फ्यूजन पम्प्स आल्सो। ओके, अब आते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग पे। अभी आपने शॉर्ट एक्टिंग को डिस्कस किया, रेगुलर इंसुलिन। रैपिड हमने पहले क्यों डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा था कि हमारी जो रैपिड एक्टिंग से जो शॉर्ट एक्टिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, कि ये रैपिड एक्टिंग एकदम 3 to 15 मिनट्स के अंदर अपना इफ़ेक्ट किस तरह प्रोड्यूस करती है। जो फास्ट एक्टिंग थी रेगुलर इंसुलिन, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन तो 30 to 45 मिनट्स के बाद स्टार्ट होता है। तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे क्या एक्शन है, फिर थोड़ा सा डिटेल के साथ इसके पास आएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा है, आपने स्टडी किया है, ये अगर आप ये डायग्राम देखें, जो आपका रेगुलर इंसुलिन थी वो फर्स्ट सैचुरेट होती है इंटरस्टिशियल स्पेस में इनटू हेक्सामेयर, फिर इसकी डिल्यूजन होती है, ये डाइमेयर में चेंज होती है मोनोमेयर, और फिर वो एब्जॉर्प्शन होती है। इसलिए इसको 30 to 45 मिनट्स लगते थे रेगुलर इंसुलिन में। यहाँ क्या एक्शन है कि ये डायरेक्ट मोनोमेयर में रहती है इंटरस्टिशियल स्पेस में और यहीं से इसकी एब्जॉर्प्शन है, इसलिए इसका शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर इंसुलिन। अब दोबारा इस इंसुलिन को थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं।
Rapid acting insulin prepared by the recombinant DNA technology, then some amino acids are replaced with does not interfere its receptor, इसकी affinity के साथ कोई disturbance नहीं है, circulating half life में या immunogenicity में effect नहीं है, लेकिन duration of action में एक्शन है। इसके जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है इसको रिप्लेस किया, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो रैपिड एक्टिंग एज कंपेयर टू आपकी जो रेगुलर इंसुलिन थी वहाँ से आपने कुछ अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस को आपने रिप्लेस्ड किया, और सीक्वेंस में डिफरेंट इंसुलिन, लिस्प्रो, एस्पर्टा, ग्लूलिसिन की डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट चेंजेस के साथ आपने इसको इस तरह का इंसुलिन बनाया कि ये एग्रीगेट नहीं होती इंटरस्टिशियल स्पेस में और डायरेक्ट मोनोमियर में ही एब्जॉर्प्शन होती है। ये आपने कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में चेंज करके कुछ इसकी जो मेन एक्टिविटी को या फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी को चेंज किया और इसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन को और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे इसका कंट्रोल रखा। You can see that different type of lispro, aspartate, glulisin के different amino acids में जाके उन्होंने change किया, इसके pharmacokinetic activity, onset of action और duration of action को control किया, लेकिन इसका effect इसकी फार्माकोडायनेमिक्स पे नहीं है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एफिनिटी या एक्शन पे कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसकी फार्माकोकाइनेटिक चेंज किया आपके जो डिफरेंट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को चेंज करके। एडवांटेजेस क्या है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ओवर सोल्यूबल इंसुलिन या रेगुलर इंसुलिन? 3 times more rapid absorption from subcutaneous side because it is form of monomer. It has no tendency to self aggregation जिस तरह आपकी जो रेगुलर इंसुलिन है, नो फॉर्मेशन ऑफ हेक्सामेर, रैपिड, सो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन अबाउट 3 minutes to 15 minutes और रेगुलर इंसुलिन का अबाउट 30 to 45 minutes। लेकिन ये जो रैपिड एक्टिंग है मोस्टली इसका मोनो मेयर्स हैं और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ वेरी रैपिड 3 to 50 minutes। ईजी क्या है, पेशेंट ने खाना खाया उससे पहले थोड़ी देर पहले इंजेक्शन लगाया और खाना शुरू कर दिया। वहाँ क्या प्रॉब्लम थी, इंजेक्शन आधा पौना घंटा पहले लगाना है 30 to 45 मिनट्स पहले, तो उसकी वजह से आपका डिसबैलेंस होता है। कई दफ़ा खाना लेट खाते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिया, और कई दफ़ा खाना पहले खा लिया और आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन लेट स्टार्ट हुआ, तो डिसबैलेंस है आपकी एक्टिविटी में। यह जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है यहाँ ये प्रॉब्लम्स नहीं आते। कैन बी गिवन इमीडिएट आफ्टर बिफोर मील, इंक्रीज डोज ओनली इंक्रीज द स्ट्रेंथ बट नॉट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जिस तरह रेगुलर इंसुलिन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर आप डोज इंक्रीज़ करते हैं तो साथ इंक्रीज़ करते थे, यहाँ इसकी इंटेंसिटी तो इंक्रीज़ है लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। 3 to 5 hours इसका इफ़ेक्ट रहता है। लेस रिस्क ऑफ लेट पोस्ट मील हाइपोग्लाइसेमिया जो आपकी सोल्यूबल इंसुलिन के साथ है। प्रेफर्ड इन कंटिन्यूस सबकुटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन डिवाइस अमूमन जो आपका न्यू कैरियर है, न्यू रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है कि आपने एक डिवाइस लगाई है, डिवाइस के साथ आप उसी तरह खाने से पहले चेक करते हैं कितना ग्लूकोज है और कितनी आपने इंसुलिन इंजेक्ट करनी है। तो इसमें मेनली जो इंसुलिन्स यूज़ हो रही हैं वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है और इसका बेटर कंट्रोल है और कंप्लाइंस है इस पेशेंट के लिए। लेकिन ये क्योंकि बहुत कॉस्टली डिवाइस है तो मोस्टली ये इसका पाकिस्तान में बड़ा कम यूज़ है, लेकिन अब्रॉड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डिवाइस। सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ग्लूकोज कंट्रोल एज असेस्ड बाय ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1C। डिसएडवांटेजेस इसका है कि ये एक्सपेंसिव डिवाइस है, हर पेशेंट इसको यूज़ नहीं करता। ओके जी, कुछ रिकम्बिनेंट इंसुलिन है जो इनहेल पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। पाकिस्तान में ये अभी इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मोर देन 30% जो अपना जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो अचीव करते हैं आफ्टर 6 months। लेकिन इसका चूँकि पाकिस्तान में इतना यूज़ नहीं है तो हम इस पे ज़्यादा
फोकस नहीं रखते और ये पेशेंट में जो टीन एजर्स हैं या जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस में, या चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चों को ये डिवाइस के लिए अप्रूव नहीं है ये डिवाइस पेशेंट में। Okay, जी, intermediate acting insulin. Intermediate, what does it mean? Intermediate mean that they can इसका जो onset of action है can be up to 12 hours और ये प्रिजर्व रखता है अमूमन आपका बेजल कंसंट्रेशन, बेजल जो इंसुलिन लेवल है, जो नेचुरल में एक बेजल है, एक पोस्ट पारेंटल स्पाइक्स था, ये बेजल लेवल को कंप्लीट करता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, नोन एज NPH न्यूट्रल प्रोटामीन हैज डन। प्रोटामीन इज अमाइनो एसिड्स, जब तक प्रोटामीन इसके साथ अटैच होता है इसको हम आइसोफेन इंसुलिन कहते हैं। स्पेशल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटामीन को डिज़ोल्व करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, तो फिर ये इंसुलिन जो इसके साथ अटैच होता है उसका स्लो एंड ग्रेजुअली वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है और इसी तरह इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग होता है। जब तक प्रोटामीन डिज़ोल्व नहीं होता, प्रोटामीन की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ये जो इंसुलिन है एब्जॉर्ब नहीं होती, अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। इंसुलिन एंड प्रोटामीन एंड अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म an isoform complex. Neither is present in uncomplexed form given subcutaneous injection, never intravenous. Intravenous हम regular insulin देते हैं। Proteolytic enzymes hydrolyzed protamine and insulin is absorbed और जब तक प्रोटामीन एलिमिनेट नहीं होता, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होता प्रोटामीन की, तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी और एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसको टोटल आपको टाइम लगता है ऑनसेट ऑफ एक्शन में और फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में। जितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग होगा उतना ही इसका इफ़ेक्ट डिले होगा और हम इसको इंटरमीडिएट इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ 2 to 5 आवर्स है एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 12 आवर्स, known as intermediate acting. Peak small doses produce lower earlier peaks. लार्ज डोजेस में ये प्रोड्यूस करते हैं लेटर इस पीक को, जो एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन है। यूजुअली यूज्ड फॉर बेजल कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। इट कैन बी गिवन ऑल टाइप ऑफ डायबिटीज़ एक्सेप्ट कीटोएसिडोसिस। अभी मैंने आपको बताया कीटोएसिडोसिस एड कम्प्लिकेशन और कम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, तो इसमें हम इमीडिएट जो थेरापी है इंट्रावेनस इंसुलिन एडवाइस करते हैं। तो इंट्रावेनस इंसुलिन आप रेगुलर इंसुलिन एडवाइस करते हो। कंट्राइंडिकेटेड है, NPH हम यूज़ नहीं कर सकते। It is given along with the regular and rapid acting insulin, Lispro, Aspartame, combination therapy है rapid acting के साथ NPH या regular insulin के साथ NPH, तो better control है ग्लूकोज का in prolonged time fasting पे और random postprandial ग्लूकोज लेवल पे। तो बेसिकली ये कंट्रोल करता है बेजल और रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग कंट्रोल करते हैं स्पाइक्स पोस्टपारेंटल आपका जो स्पाइक्स हैं इंसुलिन के, जो नेचुरल स्पाइक्स हैं, जो इंडोजिनियस इंसुलिन जिस तरह नेचुरल कंट्रोल करती है हाइपरग्लाइसेमिया को। ओके, लास्ट में लॉन्ग और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। They are human analog prepared by modification of certain amino acids। जिस तरह ग्लूलिसिन लाइक या रैपिड एक्टिंग की सीक्वेंस चेंज करते हैं, इसी तरह फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ग्लूलिसिन और ग्लाइसिन और डेटमीर के सीक्वेंसिंग को चेंज करके इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग किया है। देखिए इंसुलिन एक ही है, इंसुलिन के अंदर अल्ट्रेशन करके अमाइनो एसिड्स की उन्होंने शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को डिस्कवर किया फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। बिग अचीवमेंट है। और बेसिकली ये जो लॉन्ग एक्टिंग है, बेजल जो वैल्यू है इंसुलिन की, बेजल जो कंसंट्रेशन है उसको प्रिजर्व करते हैं। क्यों ये इतना प्रोलॉन्ग्ड एक्शन प्रोड्यूस करते हैं? जब आप इसको सबकुटेनियस देते हैं, सोल्यूबल करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन बॉडी का जो नेचुरल pH है वहाँ ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं
और फिर इसकी स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, और जब ये स्लो एब्जॉर्प्शन है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर जाता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन तो 1 to 1.5 आवर्स, मैक्सिमम इफेक्ट 4 to 6 आवर, और मैक्सिमम एक्टिविटी मेंटेन फॉर 11 to 24 or less than 24 hours. They have flat, prolonged hypoglycemic effect, peak, less effect, no peak. अब बेसिकली ये जो ड्रग्स होती हैं ये लॉन्ग एक्टिंग ग्लर्जिन है, डेटमीर लाइक इंसुलिन है, इसमें हाइपोग्लाइसेमिक लाइक साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं आते, क्योंकि ये बेजल एक्टिविटी है, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक ये प्रोड्यूस नहीं करती। वंस ए डे आप या ट्वाइस, वो जो NPH ट्वाइस ए डे आप पेशेंट को रेकमेंड करते हैं, इससे हाइपोग्लाइसेमिक शॉक नहीं आता। हाइपोग्लाइसेमिया मोस्टली आपकी जो रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है उससे आप पे ये इफ़ेक्ट आता है। क्लिनिकल यूजेस डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 में लॉन्ग टर्म फॉर सर्वाइवलेंस, आपको पता है इंसुलिन नहीं बनती तो हम इंसुलिन देते हैं। सेकेंड इज़ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एमरजेंसी में आप सोल्यूबल इंट्रावेनस रेगुलर इंसुलिन एडवाइस करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसके साथ डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 में वी कैन यूज़ इंसुलिन एज वेल। अगर आप देखें इंसुलिन आपकी डेफिशिएंट है, इनएडिक्वेट अमाउंट में रिलीज़ होती है, जितनी डेफिशिएंसी है आप एक्सोजिनियसली वो फुलफ़िल कर सकते हैं। आप बाकी ड्रग्स को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये कंट्रोवर्शियल डिबेट है, कुछ कहते हैं कि आप एंटी डायबिटिक ड्रग यूज़ करें, कुछ कहते हैं कि जितना इंसुलिन कम है आप एक्सोजिनियसली इतना इंसुलिन ले लें, लेकिन पेशेंट की कंप्लाइंस हैं, उनको इंजेक्टेबल मुश्किल लगते हैं तो वो ड्रग लेना परॉस इजी है, तो वो पेशेंट अमूमन नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग प्रेफर करते हैं। लेकिन ये एक तरह का वेट कर रहे होते हैं कि जब तक आफ्टर 10 to 15 ईयर्स आपका एब्सोलूट डेफिशिएंसी है, आपका एब्सोलूट डिस्ट्रक्शन है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, तो फिर ओवरऑल आपको आखिर में दोबारा इंसुलिन पे आना पड़ता है। और समटाइम डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, सीवियर इन्फेक्शन है, मेजर ऑपरेशन है, या कुछ और डिसऑर्डर्स हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो पेशेंट को टाइम बीइंग हम इंसुलिन पे रखते हैं, और जब इंसुलिन कंट्रोल होता है पेशेंट का जो ख़त्म होती है स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो दोबारा उसको ओरल मेडिकेशन पे ले आते हैं। अल्टीमेट ट्रीटमेंट इन मैनी पेशेंट, जो आखिर में मैंने आपको बताया डायबिटीज़ टाइप 2 में भी आखिर में फिर वो इंसुलिन पे ही आते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द डाइट, अलोन हम दे सकते हैं पेशेंट को। एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकालीमिया, हाइपरकालीमिया में हम एमरजेंसी में ग्लूकोज के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप इंसुलिन देते हैं, और इसका मेन इफ़ेक्ट है कि ये पोटाशियम की अपटेक करता है, इंट्रासेलुलर लेके जाता है। हाइपरकालीमिया की बेस्ट ट्रीटमेंट है इंसुलिन, और मोस्टली हम एमरजेंसी ICU में ये ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस करते हैं इन हाइपरकालीमिया। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरापी, द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरापी है हाइपर इंसुलिनेमिया, और हाइपर ज़रूरत से ज़्यादा आपने इंसुलिन दे दी तो इंसुलिन क्या करेगी, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। इसको डिटेल के साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक क्या होता है और क्या मैनेजमेंट है। सेकंड, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, समटाइम इंसुलिन एलर्जी और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकती है। फिर इसके साथ आप मल्टीपल इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को तो लाइपोडिस्ट्रोफिक चेंजेस आती हैं या लाइपो हाइपरट्रॉफी एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। इंसुलिन एडेमा वेरी रेयर इन कंडीशन। रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया, जिसको सोमुजी फेनोमेना भी कहते हैं, इट में अकर रेयरली व्हेन ए लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन इज गिवन एट नाइट।
आप क्या करते हो, एक हाई डोज दी, हाई डोज ने फ़ौरन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन ली और बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जब उसने सेंस किया कि हाइपोग्लाइसेमिया है, वो रिलीज़ करता है काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकागोन, और ये इंक्रीज़ करते हैं बॉडी ग्लूकोज लेवल, और वही जो हाइपोग्लाइसेमिया सुबह के वक्त फिर हाइपोग्लाइसेमिया सुबह के वक्त हाइपरग्लाइसेमिया में चेंज हो जाता है। तो इसको कहते हैं रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया सोमोजी फेनोमेना विद द यूज़ ऑफ इंसुलिन। ओके स्टूडेंट, ये जो मेन एडवर्स इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया था हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया होता क्या है स्टूडेंट? देखें, आपको जब भूख लगती है आपको गुस्सा आता है, आप में शिवरिंग आती है, गुस्सा आता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ये सारे आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। द मोस्ट सीरियस कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट हैं इंसुलिन थेरापी के, क्योंकि अगर आप देखें आपका जो ये जो मेन सोर्स है ग्लूकोज, आपका जो सबसे महंगी एनर्जी ग्लूकोज है वो आपका ब्रेन यूज़ करता है, और अगर कुछ सेकंड के लिए ब्रेन को ग्लूकोज ना मिले या ग्लूकोज की सप्लाई ना हो तो ब्रेन डेथ हो सकती है। इसलिए पेशेंट फ़ौरन अनकॉन्शियस होता है, कोलैप्स कर जाता है, और जितना भी ग्लूकोज लेवल है वो ब्रेन की तरफ जाता है कि ब्रेन के फंक्शन को प्रिजर्व किया जाए। हाइपोग्लाइसेमिया occur due to inappropriate large dose or mismatch between the time of peak and intake of meal। अमूमन आपने देखा रेगुलर इंसुलिन 30 मिनट्स और 45 मिनट्स पहले लेनी है, कुछ पेशेंट 15 मिनट पहले ले लेते हैं, कुछ लेट लेते हैं, तो इनमें ये मिसमैच होता है और अमूमन हाइपोग्लाइसेमिक शॉक लाइक एक्टिविटी रहती है। कुछ इंडिविजुअल्स हैं डोज पूरी ली इंसुलिन की, खाना नहीं खाया, डोज ले ली या अनयूजुअल एक्सरसाइज या एक्टिविटी परफॉर्म की, तो ये मिसमैच होता है क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी का कंट्रोल नहीं है, आपने ख़ुद मैनिपुलेट किया है थ्रू एक्सोजेनियस इंसुलिन। मोर कॉमन विथ इंटेंसिव रेजिम विथ इंसुलिन, इंटेंसिव रेजिम अगर आपने एब्सोलूट बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल रखा हुआ है तो अमूमन उस वक्त ये ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसलिए अल्डर एज में आप पेशेंट को इतना टाइट शेड्यूल या इतना टाइट कंट्रोल नहीं रखते हाइपरग्लाइसेमिया का। अगर ज़्यादा टाइट शेड्यूल होगा हाइपरग्लाइसेमिक पे तो फिर हाइपोग्लाइसेमिक लाइक इवेंट आते रहेंगे, जो ज़्यादा डेंजर है इन एडल्ट एज में, जो हमारे जीरियाट्रिक जो पेशेंट्स हैं उनमें। सिम्टम्स क्या है? टैकीकार्डिया, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, फेंटिंग, वर्टाइगो, डिस्फोरियासिस, पसीना ज़्यादा आता है, सीजर, इवन कोमा, ये सारे कुछ इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। समटाइम पेशेंट बीटा ब्लॉकिंग एजेंट जो सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकिंग एजेंट ले रहा होता है, इसमें ये सारे हाइपोग्लाइसेमिक जो साइन एंड सिम्टम्स हैं पेशेंट में वो कैमोफ्लेज होते हैं, सबसाइड होते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसका हाइपोग्लाइसेमिया है, और वो अचानक जब कोलैप्स कर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसको समझ आती है कि हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चला गया है। इसलिए आपने अपने पेशेंट को एडवाइस करना है, एजुकेट करना है अबाउट हाइपोग्लाइसेमिया, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या पेशेंट के साथ हो सकता है, और जब वो बीटा ब्लॉकिंग लाइक एजेंट ले रहा है कि उसके साथ उसके क्या कॉशंस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है हाइपोग्लाइसेमिया के? मेजर फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, जो स्वीटनेस हैं, डेक्सट्रोज टैबलेट हैं, जेल है, शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस हैं, आप अपने साथ को टॉफ़ी वगैरह, या पेशेंट जो भी शुगर रख सकता है बाय माउथ। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो फिर इंट्रावेनस, अगर इंट्रावेनस नहीं तो इंट्रामस्कुलर या इंट्रा सबकुटेनियस ग्लूकागोन। कुछ इंडिविजुअल हमारे हॉस्पिटल्स में ग्लूकागोन लाइक किट भी अवेलेबल है जो इमीडिएटली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसकी ग्लूकोज लेवल कम है तो फिर आप अवेलेबली हनी या सिरप है जो स्वीटनर्स हैं जो जेल फॉर्म में है उसकी बक्कल कैविटी में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। कोशिश ये करनी है कि पर ऑस ना दिया जाए, अगर ओरली देंगे तो फिर वो रेस्पिरेटरी पैसेज में जा सकता है और नमूनिया कॉम्प्लिकेट कर सकता है पेशेंट की सिचुएशन को।
ओके स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में हमने डिटेल के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन, शॉर्ट रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग और इसके साथ कम्बिनेशन को डिस्कस किया। फिर हमने इनको डिटेल के साथ डिस्कस किया कि ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोलॉन्ग किस तरह हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अल्ट्रेशन की इनकी नॉर्मल पेप्टाइड्स, नॉर्मल जो पेप्टाइड चेन है इनके अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग में चेंज किया और इसके हमने फार्माकोकाइनेटिक को चेंज किया अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। बाद में हमने इंसुलिन के क्लिनिकल यूजेस को, क्लिनिकल यूजेस के बाद फिर हमने इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ मेजर एडवर्स इफ़ेक्ट और मेजर एडवर्स इफ़ेक्ट की मैनेजमेंट को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड पार्ट में हम नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक जो ओरल और इंजेक्टेबल हैं डिस्कस करेंगे पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।